भारत के खिलाफ नापाक साजिश। देश में बैठे दुश्मनों का खौफनाक प्लान। भारत को इस्लामिक देश बनाने का प्लान। धर्म के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश। मुस्लिम युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग। विदेशी पैसों से देश में आतंकी प्लान। आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जी हां, एक ऐसी साजिश जिसमें साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान चल रहा था, जिसकी साजिश को वक्त से पहले डिकोड कर लिया गया। लेकिन सवाल कई हैं और उन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। जांच एजेंसियां इसमें जुटी हुई हैं और यह सब कुछ हो रहा था बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर पीएफआई की तरफ से इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और सारे साजो सामान इकट्ठा कर लिए गए थे। तो बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में ये कि इस पूरे मामले में इस साजिश के पीछे 3 आतंकियों को अब गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कड़ी पूछताछ इस वक्त की जा रही है। और अब इनसे पूछताछ में इंडिया 2047 केस में एक और गिरफ्तारी इस वक्त सामने है। पहले 2 आतंकियों की गिरफ्तारी, अब एक अन्य आतंकी की गतिविधियों को लेकर गिरफ्तारी किया गया है। पेट्रोल लाइन से एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी के नेतृत्व में फुलवारी शरीफ जहां पर छापेमारी की गई और इसी इलाके से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। अब तक इस पूरे मामले में 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए और इन तीनों से कड़ी पूछताछ इस वक्त करती हुई जांच एजेंसियां। तो राजधानी पटना का वो इलाका जहां पीएफआई की तरफ से आतंकी तैयार किए जा रहे थे, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और ये सब कुछ हो रहा था उस जगह पर जहां पर अच्छी खासी तादाद में लोग रहते भी हैं। लेकिन जिन लोगों की तस्वीर आप अपने इस टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो शख्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इनके पीछे की साजिश को भी जरा समझते चलिए। प्लान 2047, जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के तहत ये काम कर रहे थे। देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा इनकी गिरफ्तारी के साथ सामने है। समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम चल रहा था। आतंकी ट्रेनिंग देने का काम सिमी के पूर्व सदस्य और गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी के सगे भाई अतहर परवेज और झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन कर रहा था। इसके पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से और केरल जैसे राज्यों से फंडिंग की बात सामने आ चुकी है। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा के साथ ये लोग काम कर रहे थे। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुलिस ने फुलवारी शरीफ से इन तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे पूछताछ भी की जा रही है। पहला शख्स मोहम्मद जलालुद्दीन, झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। ये जिस मकान में ये रह रहा था, अहमद पैलेस, आतंकी गतिविधियां यहीं से संचालित हो रही थी। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के नाम पर यहां पर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी, कैसे हथियार चलाए जा रहे हैं उसकी ट्रेनिंग बाजाबता दी जा रही थी, जिसकी जानकारी के बाद अब जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए हैं। फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले का रहने वाला अतहर परवेज, जरा अब इसके बारे में भी जान लीजिए। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का यह पूर्व सदस्य रह चुका है। वर्तमान में पीएफआई और एसडीपीआई का सक्रिय सदस्य है। अतहर परवेज ने गांधी मैदान में ब्लास्ट के आरोपियों को बेल उस वक्त दिलवाई थी
और अब सवाल यह भी है कि ऐसे शख्स पर निगाह क्यों नहीं जांच एजेंसियों की पहले से थी, और अब 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किन किन राज्यों से इन लोगों के तार जुड़े हुए हैं, कौन कौन से लोगों को इन लोगों ने ट्रेनिंग अब तक दी है, और अब तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में इस वक्त जांच एजेंसियां जुट गई हैं। तो पीएफआई का इस्लामिक संगठन और उससे ताल्लुक इन लोगों का, खुद को अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाले ये लोग बताते हैं। इसकी स्थापना 2006 में एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में की गई और संगठन की जड़ें देखिए केरल के कालीकट में गहरी पैठ जमाई हुई हैं। 7-8 दिनों से हमें ये आसूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी कि नया टोला नहर पे एक पर्टिकुलर मकान में कुछ लोगों के द्वारा देश विरोधी और विशेषकर समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है। और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले, मोहम्मद जलालुद्दीन जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतः परवेज जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। और संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, बड़ी परेशानी और बड़ा सवाल भी है कि जो इनका मास्टर प्लान था उस प्लान में कई लोगों के तार जुड़े होंगे। तीसरा शख्स जिसे अब गिरफ्तार किया गया है, क्या पूछताछ के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, पूछताछ हुई थी। अथर, परवेज और जलालुद्दीन से जो है पूछताछ हुई थी और उसी पूछताछ के आधार पे जो छापेमारी की जा रही है, ये फुलवाड़ी शरीफ में पेट्रोल लाइन कहा जाता है, वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। और एक शंगी मस्जिद इलाका है, वहां उसका घर है, उसमें भी छापेमारी किया जा रहा है। एसएसपी के नेतृत्व में किया जा रहा है। एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है। एनआईए की टीम 2 दिन पहले ही 11 तारीख को ही पहुंच गई थी और उसके बाद जो है कार्रवाई में जुट गई थी। इस मामले में एक भूमिका क्या है, ये जानकारी मिल पा रही है अमरजीत? इस शख्स की भूमिका क्या रही इस प्लान 2047 को पूरा ग्राउंड पर लाने में? जी देखिए, जो काम चल रहा था 247 का जो काम चल रहा था उसका जो है तार इससे जुड़ा हुआ अथर जो पकड़ा गया, अथर परवेज, उसी के निशानदेही पे ये पकड़ा गया है। एक और इनपुट बता दे विभाग कि फुलवाड़ी शरीफ में जो जिस तरह से आईबी की सूचना मिली थी उसमें लगभग 12 लोग जो है पहुंचे हैं और अलग अलग अपना काम बता करके इलाके में जो है जमे हुए हैं और उनकी भी तलाश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से जो है हमें इनपुट मिला है, जो हमारे सोर्स ने बताया है, उसके अनुसार जो है 12 लोग अभी जो है फुलवाड़ी शरीफ में बाहर से आए थे, साउथ इंडियन लोग थे। और जो है यही नहीं प्लानिंग थी, ये प्लानिंग बकरीद से लेकर के जो है खास करके जो है प्रधानमंत्री आए थे तो उससे भी जो है रिलेटेड जो है माना जा रहा था और उसको लेकर के भी जो है पूरी तरह से टीम लगी हुई थी। पुलिस की टीम लगातार 7 दिनों से 12 लोग जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ये 12 लोग किन किन राज्यों से यहाँ पर पहुंचे थे, किस तरह की यहाँ पर उनकी बातचीत हुई, ट्रेनिंग किस तरह की हुई, इसकी जानकारी कुछ मिल पा रही है? देखिए, इन लोग की जो बात सामने आ रही है वो हैदराबाद इलाके से, जो सिकंदराबाद इलाका हैदराबाद इलाका है, उस इलाके से यहाँ पहुंचे थे। क्योंकि जो साउथ इंडियन बताए जा रहे हैं और उधर से ही यहाँ आए थे और कुछ जो है अलग मंशा लेकर के जो जिस तरह से सामने आ रहा है, एएसपी ने भी बयान दिया है जिस तरह से वो जो है 247 का एक टारगेट रखे हुए थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। उसी को लेकर के जो है ये पूरा जो है टीम लगा हुआ था। इसके साथ ही जो है कई एक ऐसी घटना को भी ये लोग अंजाम देने के फिराक में थे। जिस तरह से जो है आईबी का इनपुट था, ये लोग जो है इस तरह के फिराक, क्योंकि दंगा फैलने का जो तथ्य होता है उस तरह की ये इन लोग की तैयारी थी कि कोई उस तरह से कर दिया जाए। फुलवाड़ी शरीफ में थोड़ा सा जो है कुछ भी होता है तो दंगा फैल जाता है, इस वजह से फुलवाड़ी शरीफ को चुना गया और इसी वजह से यहाँ पे फुलवाड़ी शरीफ में जो है इन लोग का डेरा हुआ था और फुलवाड़ी शरीफ में भी जो है घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन पुलिस पहले से सक्रिय हो चुकी थी। अमरजीत, तो ये मानकर चलें कि अभी 3 शख्स इस वक्त जांच एजेंसियों के हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है। तमाम इलाकों में इस वक्त कार्रवाई भी गुप्त तौर पर की जा रही है और दूसरे राज्यों में भी जांच एजेंसी जा सकती है।
जाहिर सी बात है कि विभाग क्योंकि पहले से ही 12 सदस्यीय टीम का जिक्र किया जा रहा है, आईवी द्वारा पहले से ही इनपुट दिया गया था, पटना पुलिस को इनपुट दिया गया था, फिर एनआईए को भी दिया गया था। एनआईए जो है 11 तारीख को यहाँ पहुंची है और उसके बाद कार्रवाई में जुटी है। 11 तारीख से ही एनआईए जो है पटना में कैंप कर रही थी और इसी को लेकर के जो है वो अपना इन लोगों को तलाश कर रही थी। साथ ही जो है फुलवारी शरीफ पुलिस, पटना पुलिस लगातार लगी हुई थी और इसी वजह से जो है ये लोग पकड़े गए हैं। अभी तक जो है 3 लोग के पकड़े जाने की जिक्र है, जिसमें से अजहर परवेज और जो है जलाउद्दीन, जिसने अपने घर में, जो झारखंड पुलिस में रिटायर जो है एसआई है, दरोगा है, वो अपने घर में इनको जगह दिए हुए था और यहीं से कार्य किया जा रहा था और यहीं पे जो है बैठक होती थी। जिस तरह से जो है इनपुट मिल रहे हैं और उसी बैठक में जो लोग शामिल होते थे उसको लेकर के जो है सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है कि आखिर जो है ये लोग और कौन कौन लोग हैं, क्योंकि जो है ये घनी आबादी है, मुस्लिम की घनी आबादी है, इस वजह से जो है पता नहीं चलता है इनके बीच में। यही वजह रही कि इस इलाके का चयन किया गया और अब इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद ये कड़ियां कहां तक जुड़ती हैं, इसे भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से आ रही है, जहां पर नहाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए, जिनमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल से लौटने के क्रम में ये बच्चे नहाने के लिए चले जाते हैं पोखर के पास, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चा सकुशल बाहर निकल पाया है। 6 बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और उसी दौरान पोखर में नहाने के दौरान यह हादसा हो जाता है। और ये तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, देखिए कैसे यहाँ पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन नहाने के दौरान ही 3 बच्चे डूब गए। 2 बच्चों की मौत की खबर आ रही है, एक बच्चा बाहर निकल पाया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैसे न कैसे किस टाइम में आया हुआ हम नहीं जानते हैं। 11-12 बजे आया होगा करीब सब बता रहा है। कौन कौन से लोग साथ में था? 3-4 बच्चा आया है, लेकिन 2-3 बच्चा का यहाँ कपड़ा मिलता है और नहीं है। फेरी में निकले बच्चा सब स्कूल से निकला। स्कूल से निकलने के बाद में बच्चा लोग नहाने चला गया। अभी कह रहे हैं कि कपड़ा से हमको बच्चा के पहचान आ रहा है कि मेरा बच्चा। क्या लग रहा है कितने बच्चा है उसमें? कितने बच्चा डूबा हुआ है? जी कितने 3 बच्चा डूबा हुआ है, 2 बच्चा भागा हुआ। अगली खबर लखीसराय से है, जहां पर कल्याणपुर गांव में बागीचे में सो रहे एक शख्स को अपराधियों ने गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि इसके पीछे वजह क्या है ये खुलकर सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इस अब घटना के बाद पुलिस जो है वो शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। अपराधियों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। घटनास्थल का हमने छानबीन किया है और सर में गोली लगा है, तो अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रहा है। बाकी आगे उसको क्लियर होगा। कितनी गोली लगी है सर? अभी तो इंजरी जो है एक ही का दिख रहा है, बाकी पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। परिजनों का क्या कुछ कहना है सर? परिजन से हमने बात किया है, जो जैसा आवेदन देंगे, जैसा हम लोगों को बताएंगे, उसके आधार पर लोग कार्रवाई करेंगे। सोने के लिए आया था, दुश्मनी था उसी जो है ना पंचायत भवन बना हुआ, उसी की चलती था दुश्मनी। कहता हाँ, इनको कहता था कि मार देंगे तुमको। इसमें रह रहा था, है 2-4 गो इसको है अथी में, समझ गया सर। उसी ने कहा था कि इसको मार देंगे, तो मार दिया इसको। आज रात में सोने हुए थे, बस खाकर सोकर आया था। क्या क्या अगली खबर सिवान जिले से, जहां के महाराजगंज में 2 लोगों की हत्या के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। मछली व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी, जिसके आक्रोश में लोगों ने आरोपी की पीट कर जान ले ली और इस आरोपी के परिवार वालों की तरफ से गांव के ही कुछ लोगों पर मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद सभी गांव से फरार बताए जाते हैं। 35 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताते चलें कि खबर के मुताबिक मछली व्यवसायी की हत्या के विरोध में लोगों ने 28 जून को आरोपी की हत्या कर दी और मृतक के परिजनों ने पुलिस में 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया, जिसकी गिरफ्तारी के डर से ये सभी फरार हैं। जिले के एसपी हालांकि कह रहे हैं कि साक्ष्य के आधार पर दोषियों की गिरफ्तारी जरूर की जाएगी। दर्ज किया गया है और कांड दर्ज करके पुलिस उसमें अनुसंधान कर रही है और उसमें जो भी अभियुक्त बनाए गए उनके खिलाफ साक्ष्य एकत्र करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रही है। नहीं, पुलिस तो अपना अनुसंधान करेगी और अनुसंधान में जो जिन पर साक्ष्य आएगा उसके खिलाफ पुलिस जो
विधि सम्मत कार्रवाई बनती है वो पुलिस कार्रवाई करे। सिवान जिले के महाराजा अनुमंडल के रिसौरा गांव में आजकल पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं करीब दर्जनों घरों में ताला लटका हुआ है, लोग गांव छोड़कर फरार है। दरअसल उस गांव में 2 लोगों की हत्या के बाद जहां गांव में तनाव का माहौल, इस मुद्दे पे सिवान एसपी का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं निर्दोष लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। बेगूसराय में अपराधियों की तरफ से एक महिला को धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में एक शख्स महिला को हथियारों के बल पर डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। महिला जोर जोर से चिल्लाकर अपना बचाव कर रही है पुलिस की तरफ से। हालांकि इस वायरल वीडियो के बाद कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस की कार्यशैली को लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में महिला को धमकी देने वाला शख्स अभी पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। काम करबा तोहर भाई वाला डलहरा तो किया तो बोल हम काम करबा जना बहुत सारा रोड बढ़लै ना, हम कत्ते रोड बना देबे माधर चौक, उ रोड भजा वाला तो कहबे। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और अब इस सावन महीने में सुल्तानगंज से कांवरिया जल भरकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने के लिए बाबा वैद्यनाथ धाम यानी कि देवघर पहुंचते हैं, और इसे लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां और व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। रास्तों पर आप देख सकते हैं कि कैसे कांवरियों को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। ख्याल रखा जा रहा है इस बात का। बिहार सरकार ने कांवरिया पथ को तंबाकू फ्री जोन घोषित किया हुआ है। मुंगेर में जिला प्रशासन ने सरकार के इस आदेश पर अमल करते हुए दुकानदारों पर छापेमारी कर पान, बीड़ी, गुटखा बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की है। तारापुर से भारी मात्रा में गुटखा, सिगरेट जब्त किया गया, जिसे पुलिस ने आग के हवाले कर दिया। और अब एक ऐसी तस्वीर जो व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े करती है। सीतामढ़ी की तस्वीर दिखाते हैं जहां उत्पाद विभाग की तरफ से कार्रवाई करने के बाद गाड़ियों की जब्ती की जाती है, लेकिन जब इन जब्ती की गई गाड़ियों को रखने की या रखरखाव की बात होती है तो वहां सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। और ये आपके सामने जो तस्वीर है वैसी ही गाड़ियों की जिन्हें खुले में रख दिया गया। अब ये गाड़ियां धूल फाक रही हैं, कहीं इनमें जंग लग रहा है। सीतामढ़ी जिला भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यहाँ शराब की तस्करी से जुड़े हुए कई लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां की जाती हैं जिनमें तस्कर पकड़े जाते हैं और उनसे जब्त गाड़ियों को रखने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। और ये तस्वीर आपके सामने जो है उसी जगह की जहां पर खुले में हजारों गाड़ियां जो हैं वो लगा दी गई हैं। अब ये कबाड़ में तब्दील हो रही हैं, इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। सीतामढ़ी जिला भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ है और यहाँ अक्सर ऐसी खबरें आती है कि नेपाल के रास्ते बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जाती है और यही वजह है कि उत्पाद विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें बड़े पैमाने पर वाहनों को जब्त किया गया है, जिन वाहनों को जिला मुख्यालय डुमरा के स्टेडियम के पास रखा गया है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर हजारों की संख्या में वाहन पड़े हुए हैं और उत्पाद विभाग के द्वारा इन वाहनों को यहाँ पर रखा गया है। और सबसे गंभीर बात यह है कि उत्पाद विभाग के पास ऐसे वाहनों को रखने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और जब्त वाहनों को जहां तहां जैसी तैसी हालत में रखने की प्रयास किया जा रहा है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, ये सभी वाहन उत्पाद विभाग के द्वारा जब्त किए गए हैं और शराब के कारोबार में इन वाहनों का इस्तेमाल किया गया था और यही वजह है कि इन वाहनों की जब्ती की गई और इनको यहाँ पर रखा गया है। और तस्वीर देख सकते हैं, खुले आसमान के नीचे रखे इन वाहनों की स्थिति अब धीरे धीरे खराब होती जा रही है। उत्पाद विभाग का यह दावा है कि इन वाहनों की समय रहते नीलामी कर दी जाएगी और सरकार को इससे अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो आप तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे बड़े सभी वाहन यहाँ पर रखे गए हैं और वाहनों की बड़ी
संख्या यहाँ पर मौजूद है। हजारों मोटरसाइकिल जब्त किया गया है यहाँ पर, और दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े टेम्पू से लेकर कार तक यहाँ पर मौजूद है। सभी वाहनों को यहाँ पर रखा गया है और उत्पाद विभाग के पास इसको रखने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जिला मुख्यालय डुमरा में ऐसे वाहनों को रखने का काम किया गया है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। इस बार मॉनसून की बारिश का ना होना अगर किसी के लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह है तो वो है किसानों के लिए। किसान इंद्रदेव पर निगाहें लगाए बैठे हैं कि अच्छी बारिश हो जाए और उनकी फसल हो पाए। जिन लोगों ने किसी तरह से बिचड़ा लगा दिया, धान की रोपनी कर दी, अब उनकी बिचड़े भी सूखने के कगार पर हैं और खेतों में पड़ी ये दरारें बताने के लिए काफी हैं कि परेशान क्यों हैं इतने किसान। जो लक्ष्य इस बार रखा गया था 88,000 हेक्टेयर में धान की रोपनी का, किसानों ने मेहनत कर पंपसेट और अन्य संसाधनों से 50.2% रोपनी की और इन खेतों को फिर पटवन की जरूरत है और वो पटवन भी वो नहीं कर पा रहे हैं। किसान उम्मीद में कर्ज लेकर रोपनी कर चुके हैं, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से एक बार फिर से सिंचाई की समस्या उनके सामने खड़ी है और इस बार परेशान गोपालगंज के किसान अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि कहीं इस साल अकाल न पड़ जाए। 23 में आपका 88,000 हेक्टेयर में धान का आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित, जिसमें बिचड़ा आपको 8800 हेक्टेयर में लगा हुआ था, बिचड़ा गिराया गया था, जिसमें अभी तक ये गोपालगंज जिला के सभी प्रखंडों में कम से कम 51% तक धान रोपनी हो चुकी है। गोपालगंज में बारिश नहीं होने के कारण किसान काफ़ी मायूस है। कुछ किसानों ने निजी पंप सेट से धान की रोपनी तो कर ली है, लेकिन अब जो है पटवन को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और जो धान की फसल है वो पीले होने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं। लिहाजा अब किसान चिंता में डूबे हुए हैं कि बारिश नहीं होगी तो अब क्या होगा। यहाँ कुछ किसान हैं जो बेहद मायूस हैं और बारिश के इंतज़ार में हैं और राहत की उम्मीद लगाए हैं कि अब सरकार इन्हें कुछ राहत देगी और सूखे से कुछ निजात मिलेगा। यहाँ किसानों से हम बात करते हैं, क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? परेशानी भाई है जो खेत में से सब खर्चा लगा के घर निजी मशीन से रोपाई, महंगा डीजल किन के अब सब सूखल जाता, जर गई, अब दरार फाट गई बा। हमने के तकलीफ बा जे अब कहाँ से पैसा आवो कि पाटो। यहाँ कुछ और भी किसान हैं, क्या परेशानी है आप लोगों को? कैसे परेशानी है भाई, 4 साल तो 72 से हैरान बनी है सामने के, 4 साल दो हो गई। अवसर रोपनी है सब पंपिंग सेट से तो यो सूख गई, सब दरार फाट गई। 300 रुपया घंटा हमने के दे के रोपले बनी सब, यो सूख गई। अब हमने कौन आधार बा, अब सरकार जवन करे उम्मीद टूट रही है। हाँ, उम्मीद हमने के टूट गई सब। क्या फसल कैसे आप लोगों को बर्बाद हो रहा है? अब सब बर्बाद भैया, सरकार 4 साल तो पानी के सतौलस, ये बेरा रोपनी से कर्जा काट के मशीन से सब सूख गई। और बताइए दरार फाट गई खेत में, क्या कोनो आधार नहीं है, कोनो हमने के सुविधा दी। क्या चाहते हैं आप सरकार से? कुछ सुविधा देव तब हमने के माल डाल रखे हमने खाए समझना चाहिए। कुछ और किसान है बेहद मायूस दिख रहे हैं कि क्या परेशानी है आपको? परेशानी भाई है कि अगलो गए हमने क्या पछलो गए, अब सोचत दिमाग बात हमने के बुझाता कि आउट हो जाला। अगला हमने के दिन कैसे बहरी, सरकार का अगर देखे में लौके तो हमने के कोनो निर्वाह निकाल दिया। ये किसान है बेहद मायूस है और कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गोपालगंज में तकरीबन 88,000 हेक्टेयर में इस साल जो है धान की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण महज 50% किसानों ने ही इस साल जो है धान की बुआई की है। लिहाजा सभी किसान जो है सरकार से उम्मीद लगाए हैं, बारिश की भी उम्मीद रख रहे हैं कि बारिश होगी और धान की इनकी फसल बचेगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो किसानों की समस्या को समझा जा सकता है, कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से ये हर बार परेशान होते हैं और इसीलिए एक बार फिर से उम्मीद जाकर सरकार पर टिक गई है कि उन्हें कोई मदद मिल सके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।